हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। चलिए हम लोग बिहार पुलिस का जो सेट चालू किए हैं, यह प्रैक्टिस सेट 11वां है। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि इस पर जितने भी प्रश्न आ रहे हैं वे सारे प्रीवियस ईयर के पूछे हुए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का व्याख्या भी बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन प्रश्नों को देखें। देखिए, प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक अधिकार बनाया गया? तो आपको पता है कि 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, इस संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अब देखिए, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार 2002 में 6वें संविधान संशोधन 2002 के तहत बनाया गया। अब आपको यहाँ कुछ बातों को ध्यान देना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए, शिक्षा का अधिकार के बारे में आपको ये याद रखना है कि 6वें संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, उसके तहत संविधान के मौलिक अधिकार में जो है अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। ठीक है, 6वें संविधान संशोधन के तहत, और अनुच्छेद 21A में जो है कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। ठीक है, और ये जो है कानूनी हक है। ठीक है, और राज्य को हर हाल में इसे पूरा करना होगा। ठीक है, यह ध्यान देना है। लागू करने के लिए बनाया गया जो कानून था, इस कानून को कहा जाता है शिक्षा अधिकार अधिनियम RTI 2009। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लागू करने के लिए जो बनाया गया कानून था उसे क्या कहा जाता है? शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, इसको लागू कब किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से बार बार बिहार पुलिस में प्रश्न आता है, इसको स्टार मार लीजिए। लागू कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, आपको याद रखना है। देखिए, 6वें संविधान संशोधन द्वारा एक और चीज़ हुआ था। एक तो अनुच्छेद 21A जुड़ा था और दूसरा 6वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा था। मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको पता होगा कि संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 6वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, माता पिता या अभिभावक को ध्यान देना है। माता पिता या अभिभावक को यह कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अवश्य प्रदान करें। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य के अनुसार। अब देखिए, RTI 2009 की कुछ विशेषता, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कुछ विशेषता का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न आता है सीधे तौर पर से। देखिए, जितने भी प्राइवेट स्कूल है, कहा गया है RTI 2009 में कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है उसमें से 25% रखेंगे ये लोग गरीब बच्चों के लिए आरक्षण, यानी 25% ऐसे बच्चों का एडमिशन वो लोग करेंगे जो गरीब होंगे। ठीक है, ध्यान देना है। उसके बाद RTI 2009 की खास बात यह है कि दंड पर रोक लगाया गया, बच्चा को मार नहीं सकते हैं। RTI 2009 की एक और बात है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात, यानी एक शिक्षक पर 30 विद्यार्थी का रखा गया है। तो RTI 2009 के अनुसार जो है शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या है? 1:30 है। ठीक है, ध्यान देना है, कक्षा 8 तक बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा RTI 2009 के अनुसार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है। और ये लाइन तो एकदम अच्छा है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है। समवर्ती सूची में आने वाले विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन अगर एक ही विषय पर दोनों कानून बना देते हैं तो लागू केवल केंद्र सरकार का होता है। तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, याद रखना है। अगला है RTI लागू करने वाला विश्व का पहला देश। ये लाइन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। RTI लागू करने वाला विश्व का पहला देश नॉर्वे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि RTI लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? नॉर्वे है। ध्यान दीजिए कि पहले जो है अनुच्छेद 45 में जो है शिक्षा का अधिकार था। ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता था और राज्य इसको लागू, राज्य के विवेक पर निर्भर था कि राज्य इसे लागू करे। ठीक है, लेकिन अब ध्यान देना है कि अनुच्छेद 45 में जो पहले शिक्षा का अधिकार था, इसको वहाँ से हटाकर अनुच्छेद 21 के A में जोड़ दिया गया है। ये भी ध्यान देना है, अनुच्छेद 21 के A में जोड़ा गया है। और अब इस 45 में क्या है? अब इसमें मतलब जन्म से 6 साल वर्षों तक के बच्चों को देखभाल और उनकी शुरुआती शिक्षा जैसे आंगनबाड़ी का जिम्मा सरकार को सौंप दिया गया है। ठीक है, अब जो है आंगनबाड़ी वाले जिम्मा जो है अनुच्छेद 45 में डाला गया है। पहले शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो था, सॉरी, शिक्षा का अधिकार जो था वो अनुच्छेद 45 में था। ठीक है, और वर्तमान में अब किस में है? तो अनुच्छेद 21 के A में है, याद रखना है। ठीक है, और 26वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 के तहत। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। पूछा गया है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। ठीक है, और ध्यान देना है यहाँ पर कुछ बातें आपको कि संविधान का जो भाग 18 है उसमें आपातकाल का वर्णन है। और आपातकाल 3 प्रकार का होता है, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राज्य में आपातकाल और एक होता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, राज्य में आपातकाल अनुच्छेद 358 के तहत, 356 के तहत लगता है और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है और राज्य में आपातकाल जो लगता है इसी को कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है,
तो अधिकतम कितने वर्षों तक लग सकता है? 3 वर्षों तक लग सकता है। और ध्यान देना है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है अभी तक 3 बार लग चुका है। एक 1962 में लगा था, 1971 में लगा था और एक 1975 में लगा था, आपको याद रखना है, ठीक है। 1975 में जो लगा था 21 महीनों के लिए लगा था, वो 21 महीनों के लिए लगा था और इंदिरा गांधी के द्वारा लगा था, ठीक है। और ये लगा कब था? 25 जून 1975 को लगा था, ये आपको याद रखना है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के समय, और 21 मार्च 1977 को ये अ, हटाया गया, यानी 21 महीनों के लिए लगाया गया था, ठीक है। इसे याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। चलिए इनसे बनने वाले पॉइंट्स हम बता देते हैं। देखिए प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन थे। वर्तमान चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार हैं और 26वें हैं। ये कौन है? 26वें हैं। और अनुच्छेद 324 के तहत जो है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये भी याद रखना है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद कितने के तहत? 324 के तहत। ये बिहार पुलिस में बार बार यहाँ से भी प्रश्न आता है, इसको स्टार मार लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। ये भी बार बार पूछा जाता है, इस लाइन को भी आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? तो आपको पता होगा कि संविधान की जो पहली अनुसूची है इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है, ठीक है। आपको याद रखना है। चलिए लिखिए करके कुछ बातों को आपको याद रखना है अनुसूची में। तो देखिए पहली अनुसूची के बारे में आपको यह याद रखना है कि इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है, ठीक है। और इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन है और 28 से 8 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में आपको याद रखना है कि भारत के बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के वेतन का वर्णन है, इसमें ध्यान रखना है। और तीसरा अनुसूची में याद रखना है कि संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन है तीसरा अनुसूची में। और चौथी अनुसूची में याद रखिएगा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है वो है चौथी अनुसूची में, वो इसका वर्णन है, ठीक है। इसको याद कर लेना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की? तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों की वकालत किया है। एक तो ग्राम स्तर पर, दूसरा प्रखंड स्तर पर और तीसरा जो है जिला स्तर पर, ठीक है। जिला स्तर पर जो है ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति है और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद है। ध्यान रखना है कि ये कब किए थे? तो 1957 में किए थे। चलिए हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपको कुछ पॉइंट बता देते हैं। देखिए तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय किए थे, वहीं अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय किए थे, ठीक है, ध्यान देना है। अब चलिए पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कुछ पॉइंट को आपको पॉइंट वाइज करके बताते हैं। देखिए पंचायती राज व्यवस्था के बारे में याद रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, इस संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया है। ये भी बार बार पूछा जाता है पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के भाग कितना में जोड़ा गया है? तो संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 243 के 9 तक, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ये अनुच्छेद, ठीक है। अगला देखिए, इसी के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची भी जुड़ी गई थी। तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची भी जुड़ी गई थी। और पंचायती राज में टोटल जो है 29 विषयों की चर्चा की गई है। कितने विषयों की? 29 विषयों की, ठीक है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, आपको याद रखना है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। यह भी हम लोग देखे भी थे ये प्रश्न, इसको भी याद कर लेना है। अगला है पंचायती राज संस्थाओं में जो है 33% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होती है, लेकिन ध्यान देना है कि बिहार पंचायती राज व्यवस्था में 50% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। और ध्यान देना है कि बिहार में जो पंचायत का जो चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग कराता है। पंचायत का चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग कराता है, आपको याद रखना है। पंचायती राज व्यवस्था जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में शुरू किया गया था। तो भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है। दूसरा राज्य जो है आंध्र प्रदेश, यहाँ जो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था, ये आपको याद रखना है 1959 में ही। अगला है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो ने त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत किया था वो 1957 में किया था। और अशोक मेहता समिति 1977 में 2 स्तरीय पंचायती राज का वकालत किया था। जीवीके राव समिति जो था 1985 में जिला स्तर को सबसे महत्वपूर्ण बनाने की बात कही थी। अगला याद रखना है एल एम सिंघवी समिति जो है 1986 में ग्राम सभा को मजबूत बनाने की बात कही थी। तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में इतनी बातों आपको याद रखना है, ठीक है। जितने यहाँ पर बताए हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, ये सब आप लोग अच्छे से देख लें और इनको याद कर जाएं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है। बिहार पुलिस के एग्जाम में यहाँ से बार बार के प्रश्न आते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि लोकपाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो एल एम सिंघवी ने लोकपाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो चलिए लोकपाल के बारे में बताते हैं। और एक लोकायुक्त होता है। लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में आपको अच्छे से हम समझा देते हैं। यहाँ से बार बार प्रश्न आता है, आपको ध्यान रखना है इनके बारे में, ठीक है। तो चलिए सबको पॉइंट वाइज करके हम बताते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए लोकपाल एक ऐसी स्वतंत्र संस्था है जो सरकार के पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत जांच करती है, ठीक है। यानी भ्रष्टाचारियों की भ्रष्टाचार जांच करती है लोकपाल, ठीक है।
अगला ध्यान रखना है, लोकपाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले एल एम सिंघवी ने 1963 में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विश्व में सर्वप्रथम लोकपाल संस्था स्थापित हुई थी स्वीडन में, ठीक है। लोकपाल संस्था 1809 में स्वीडन में स्थापित हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। लोकपाल की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा 1966 में दिया गया था। आपको याद रखना है कि लोकपाल स्थापना का प्रथम सुझाव किसने दिया था, तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में दिया था, ठीक है। अगला आपको याद रखना है, संसद में सर्वप्रथम लोकपाल विधेयक को पेश किया गया था 1968 में। लोकपाल विधेयक संसद में सर्वप्रथम पेश किया गया था। अगला है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में, याद रखना है 2013 में आया था। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब आया था, 2013 में आया था, लेकिन लागू कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2014 को लागू हुआ था, यानी कि अप्रभावित हुआ था, ठीक है। अगला है लोकपाल अधिनियम जो है 1 जनवरी 2014 को प्रणब मुखर्जी के द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई थी, लेकिन हाँ ध्यान देना है लागू कब हुआ था, तो 16 जनवरी 2014 को, ठीक है फ्रेंड्स, 16 जनवरी 2014 को, ठीक है, ये ध्यान देना है। आया था 2013 में और लागू हुआ 2014 में, ठीक है। अगला है 16 जनवरी के दिन जो है, 16 जनवरी के दिन जो है लोकपाल स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। लोकायुक्त क्या होता है, तो राज्य स्तर पर लोकपाल जैसी संस्था जो काम करती है उसे लोकायुक्त कहते हैं। और लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र ने 1971 में किया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है। अगला ध्यान देना है कि प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम लोकपाल अध्यक्ष जो थे न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष थे, ठीक है। वर्तमान लोकपाल अध्यक्ष कौन है, तो अजय मानिक राव खान विलकर जो है वो है, और 25 दिसंबर तक ये रहेंगे, ध्यान रखना है। अध्यक्ष लोकपाल के कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है, ये भी बार बार पूछा जाता है, तो 9 होता है, एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं, ठीक है। अगला है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक होता है, आपको याद रखना है। लोकपाल चयन मंडल का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के अध्यक्षता कौन करते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं लोकपाल के चयन मंडल की अध्यक्षता, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट यहाँ से बन सकते हैं वो सारे हम पॉइंट वाइज करके बता दे रहे हैं, आप लोग इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए किस आयोग का गठन किया गया है, तो केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए जो है सरकारी आयोग का गठन 1983 में पहली बार किया गया था। चलिए इनके बारे में हम पॉइंट वाइज करके आपको सभी बातों को बताते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राज्यीय परिषद जो है इसका पहली बार गठन 1990 में बीपी सिंह के समय हुआ था, ठीक है। और ध्यान देना है कि किस आयोग की सिफारिश पर, तो सरकारिया आयोग की सिफारिश पर, जो 1983 में गठित की गई थी, ठीक है। अब देखिए अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। इसका मुख्य काम यह होता है कि सरकार और विभिन्न राज्यों के बीच जो तालमेल स्थापित करना और विवादों को सुलझाना, ठीक है। स्थापना का अधिकार ध्यान रखना है कि इनके स्थापना का अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति को है। और सिफारिशकर्ता कौन थे, तो सरकारी आयोग थे, 1983 में इसकी सिफारिश किए थे। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आपको याद रखना है। और इस परिषद की बैठक जो है साल में कम से कम कितने बार होता है, 3 बार होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ध्यान देना है गणपूर्ति बैठक के लिए कम से कम 10 सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होता है, ठीक है। और इसके सचिवालय को जो है अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय कहा जाता है, जिसकी जो 1996 से कार्यरत है। और इसके अध्यक्ष जो है केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अंतर्राज्यीय परिषद का तो सरकारी आयोग के बारे में आपको पता चल गया कि सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया था, और इसी की सिफारिश पर जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था 1990 में, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्या है इसके बारे में अच्छे से बता दिए, आपको याद रखना है। अब देखिए कोठारी आयोग के भी बारे में देख लीजिए। कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को किया गया था, आपको याद रखना है। इसके अध्यक्ष जो थे दौलत सिंह कोठारी थे। कौन थे, दौलत सिंह कोठारी थे। और ये रिपोर्ट अपना कब प्रस्तुत की, तो 29 जून 1966 को, ध्यान रखना है। रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, शिक्षा और प्रगति, ठीक है। और कोठारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 बनी थी, याद रखना है। भारत का प्रथम शिक्षा नीति जो था बना था 1968 में बनी थी कोठारी आयोग की सिफारिश पर। ये भी पूछता है किस आयोग की सिफारिश पर, कोठारी आयोग का सिफारिश। ऐसे गठन कब किया गया था, बार बार बिहार पुलिस में बनता है, 14 जुलाई 1964 को इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, दौलत सिंह कोठारी। और ये रिपोर्ट अपना कब प्रस्तुत की, तो 29 जून 1966 को। रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, शिक्षा और प्रगति, आपको याद रखना है। और भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन थी, तो 1968 की जो शिक्षा नीति थी ये भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, आपको याद रखना है। ये भी बार बार पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा गया है कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई थी। मद्रास में की गई थी 1688 में मद्रास में किया गया था। मद्रास नगर निगम भारत की पहला नगर निगम है, ठीक है। और देखिए भारत का सबसे बड़ा नगर निगम पूछा जाएगा, तो देखिए भारत का सबसे बड़ा नगर निगम पूछा जाएगा तो मुंबई बताना है। क्या बताना है, मुंबई बताना है। और भारत का पहला नगर निगम पूछा जाएगा तो मद्रास, इसकी स्थापना 1688 में हुआ था। और भारत का सबसे जो बड़ा नगर निगम है वो मुंबई में है, और इसकी स्थापना 1888 में हुआ था। बिहार का पहला नगर निगम की स्थापना 1952 में हुआ था, पटना में, आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ से 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है कि नगर निकाय को
नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 74वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था 1993 में, ठीक है। और ध्यान रखना है नगर निकाय में 18 विषय की चर्चा की गई है, ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड। नगर निकाय को संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया है, ठीक है, अनुच्छेद 243 में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जो है राज्यसभा में इनकी प्रतिनिधियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, 31 प्रतिनिधि जो है राज्यसभा में है, ठीक है। और यूपी में जो है सांसदों की संख्या जो है 80 है, और विधानसभा की सीटों की जो है 403 है, और विधान परिषद की जो सीटें हैं वो 100 है। याद रखिए, बताते हैं कि करके जो राज्यसभा की सीटें हैं यूपी में वो भी सबसे अधिक है, लोकसभा की सीटें भी वो भी सबसे अधिक 80 है, और विधानसभा की जो सीट है वो भी सबसे अधिक है। विधानसभा की जो सीटें हैं 403 है, ये भी सबसे अधिक है, और विधान परिषद की जो सीटें हैं वो 100 है, ये भी सबसे अधिक है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यूपी से ये बार बार प्रश्न बनता है, ठीक है। और बिहार से भी अब हम लोग याद कर लें। तो देखिए बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है, राज्यसभा की सीटें 16 है, विधानसभा की सीटें 243 है, और विधान परिषद की सीटें 75 है, आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारे पॉइंट्स याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसी राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो किसी राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक वहाँ के कुल विधानसभा के सदस्यों के 1/3, ठीक है, होना चाहिए विधान परिषद की। विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 169 के तहत होता है, विधानमंडल की चर्चा अनुच्छेद 168 में है, और विधानसभा की चर्चा अनुच्छेद 170 में है, आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए विधान परिषद के बारे में पढ़ रहे थे तो विधानसभा के बारे में भी जान जाइए। विधानसभा की न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 हो सकता है, और अधिकतम जो है 500 हो सकता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भर भर के प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम लोग तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।